Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. I'm Farhad Chan, psychologist, hypnotherapist and a trainer. Welcome everyone to our Learners Academy. Last week का जो lecture था that's about the research conduction. उसी lecture को हम लोग continue करेंगे आज. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ब्रीफ इंट्रो था, कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया गया था. ठीक है, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट की तरफ से. उन्होंने लिटरेचर रिव्यूज़ से रेलेवेंट क्वेश्चन किया था कि हमें क्या पता चलेगा कि हम लोगों के टॉपिक पे कोई थ्योरी है या नहीं है, कोई लिटरेचर अवेलेबल है तो नहीं है. उसका ये आंसर है कि जब आप लोग कोई भी रिसर्च करते हो, ठीक है, आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हो रिसर्च के लिए, तो एक्चुअली आप लिटरेचर रिव्यू करते हो. आफ्टर लिटरेचर रिव्यू यू कम टू नो कि आपने क्या टॉपिक सिलेक्ट करना है. ठीक है, सो ऑफ कोर्स जब आप टॉपिक ही सिलेक्ट एक थ्योरी के बेस पे करोगे, एक लिटरेचर को गो थ्रू करके उसको इन डेप्थ स्टडी करके करोगे, तो ऑफ कोर्स आपके पास बैकग्राउंड होगा. ठीक है, रिसर्च मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप उसी टॉपिक पे कर सकते हो जिस पे ऑलरेडी कोई काम हुआ हो. ठीक है, अब आप आज अगर हम लोग डिस्कशन करें कि एक अच्छा टॉपिक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सपोज अगर हम लोग बात करें अपनी इस प्रेजेंट उसकी, तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे सोशल साइंसेस के हैं या फिर साइकोलॉजी हम लोग की फील्ड है. ठीक है, तो हम लोग कैसे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं या एक अच्छा टॉपिक हमारी रिसर्च के लिए कैसे हमें मिल सकता है. हम लोग डिफरेंट साइकोलॉजी के जर्नल्स को गो थ्रू करें. डिफरेंट जर्नल्स में डिफरेंट आर्टिकल्स या थीसिस जो है ना, वो पब्लिश्ड वर्क जो है वो हमें वहाँ से मिलता है. ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपना इंटरेस्ट भी देखेंगे, बिकॉज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, की मेन चीज़ आपके टॉपिक सिलेक्शन में है, डैट इज़ योर इंटरेस्ट. ठीक है, कि आप किस चीज़ के बारे में काम करना चाहते हैं, आप किस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं. सही हो गया. तो आप अपना फील्ड अपने माइंड में रखेंगे. ठीक है, आप अपने माइंड में अपना इंटरेस्ट, हर चीज़ आप इस चीज़ को बिफोर सिलेक्टिंग योर टॉपिक यू मस्ट हैव टू कीप योर इंटरेस्ट in your mind. ठीक है, okay, just take the example that you have interest in the parenting, you want to study about the parenting, you want to find out some facts, some knowledge about the parenting. तो आप वो सोशल साइंसेज या साइकोलॉजी से रेलेवेंट जितने जर्नल्स हैं, आप उनमें से पेरेंटिंग से रेलेवेंट आर्टिकल्स निकालेंगे, उन आर्टिकल्स को रीड करेंगे. आर्टिकल्स हैं, थीसिस हैं, ठीक है, आप उनको रीड आउट करेंगे. अच्छा, रीड आउट करने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा. लाइक पेरेंटिंग स्टाइल्स का अगर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो वो हमें जो है गवर्नमेंट ने दिया था. ठीक है, तो आप फिर उसको इन डिटेल देखेंगे, आपके पास एक ऑलरेडी काम हुआ है. ठीक है, देन उसके बाद आपके पास एक टॉपिक आएगा, आप डिफरेंट वेरिएबल्स इसमें देखेंगे कि पुरानी जितनी रिसर्च हुई हुई है उसमें उन्होंने कौन से फैक्टर्स को स्टडी किया है. देन हर रिसर्च या हर थीसिस, हर आर्टिकल के एंड पे लिमिटेशंस होती हैं. ठीक है, हर रिसर्च में कोई ना कोई लिमिटेशन होती है. कोई भी रिसर्च फुल फ्लेज नहीं है, कंप्लीट नहीं होती. ठीक है, बेस्ट वे ये है कि आप आर्टिकल को गो थ्रू करने के बाद एट द एंड आप उसकी लिमिटेशंस को देखें. ठीक है, लिमिटेशंस में जो रिसर्च का ऑथर है उसने ये मेंशन किया होगा कि उसने अपनी इस रिसर्च में कौन कौन सा काम नहीं किया. ठीक है, तो आप उस लिमिटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल के लिए, अपने टॉपिक सिलेक्शन के लिए. ठीक है, अच्छा, आज हम लोग बात कर रहे हैं, मेन जो मैंने स्टार्ट किया लेक्चर वो टाइटल या टॉपिक सिलेक्शन पे किया है. तो जो रिसर्च टाइटल होता है वो बेस्ट टाइटल आपका होता है विच इंक्लूड्स राउंड अबाउट 12 to 15 वर्ड्स. ठीक है, आपका टॉपिक, आपका टाइटल, आपकी रिसर्च का 12 to 15 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए. ये APA का रूल है. ठीक है, APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर राइटिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी. ठीक है, ये तो बात होगी टॉपिक सिलेक्शन की. होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स भी डिस्कस कर ली थी. ठीक है, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी बताए थे. टॉपिक सिलेक्शन के बाद हम लोग मूव आउट करते हैं राइटिंग की तरफ. ठीक है, कि राइटअप कैसे हम बना सकते हैं अपने रिसर्च का. रिसर्च कंडक्शन के स्टेप्स तो खैर मैंने लास्ट टाइम उनको एक्सप्लेन किया, तो होप सो आप लोगों ने समझ लिए होंगे. रिसर्च राइटिंग की बात करें तो आप जब अपनी रिसर्च करते हैं, आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, आपने अपना सैम्पल जो है ना डिटरमाइन कर लिया, आपने सारी चीज़ें, अपने स्केल सारा कुछ कर लिया.
ठीक है। नाउ द पॉइंट कम्स कि आपने अपने काम को आपने कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो उसके लिए जो हमारा 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल हम लोग अपना मेन काम करते हैं, ठीक है, जो हमारी मेन स्टडी होती है। सही हो गया। रिसर्च प्रपोजल जो होता है, एक तो उसकी ये है कि वो फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेल द पीपल कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स हम लोग उसमें फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। और जो आपकी मेन रिसर्च होती है उसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं या पास्ट, आप दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चैप्टर राइटिंग जब बात आती है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट पैटर्न्स को जो है ना फॉलो करती हैं, बट जो ओवरऑल ये जनरल पैटर्न है उसमें सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन का चैप्टर आता है। इंट्रोडक्शन के चैप्टर के बाद मेथडोलॉजी का चैप्टर होता है। आफ्टर द चैप्टर ऑफ मेथडोलॉजी आपके पास रिजल्ट्स का चैप्टर आता है। रिजल्ट्स के बाद आपके डिस्कशन का चैप्टर होता है, ठीक है। आफ्टर डिस्कशन आप अपने रेफरेंसेस, अपने अपेंडिसेस बताते हैं, ठीक है। बट आपके मेन जो चैप्टर्स हैं वो 4 होते हैं। अब इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें अपने वेरिएबल्स की सारी डिटेल इंक्लूड करते हैं। अपने वेरिएबल से रेलेवेंट आपने जो आर्टिकल्स गो थ्रू किए हैं आप उनको मेंशन करते हैं, उनके रेफरेंसेस, उनकी स्टडीज़, उनकी फाइंडिंग्स को आप वहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। और आपका जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है उसमें हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है। विदाउट रेफरेंस आप अपनी राइटिंग में कोई भी बात नहीं करते, ठीक है। देन आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपने अपने वेरिएबल्स का बता दिया। देन आप उसी के अंदर कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो ये करते हैं कि, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पैटर्न इस तरह से कि वो लिटरेचर रिव्यू की एक प्रॉपर हेडिंग बनवाते हैं अपने उसमें इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आप वो इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बट जनरली ये होता है कि आप बगैर हेडिंग के ही आप जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। आप मतलब बीच में ही आप अपने कंटेंट के अंदर ही लिटरेचर रिव्यू भी दे रहे होते हैं, लेकिन आप प्रॉपर हेडिंग के साथ उसको नहीं करते, ठीक है। एंड इन द चैप्टर ऑफ द इंट्रोडक्शन आप सारी डिटेल अपनी मेंशन करेंगे। एट द एंड यू विल गिव द रेशनल ऑफ योर स्टडी। रेशनल ऑफ द स्टडी आपकी हेडिंग के साथ इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आता है। रेशनल में आप बताते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर स्टडी, व्हाई यू वांट टू कंडक्ट योर रिसर्च ऑन योर टॉपिक, ठीक है। उसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, फ्यूचर क्या यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप ऑलमोस्ट 1 to 2 पैराग्राफ या जितना आप का है उसका रेशनल है आप उसमें उसको समराइज करके बताते हैं, ठीक है। और आपका जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है डिपेंड तो आपके टॉपिक पे करता है, बट जो हमारे पास एवरेज आता है डेट मस्ट बी ऑफ 10 to 12 पेजेस ऑफ वर्ड, ठीक है, MS वर्ड के 10 to 12 पेजेस का चैप्टर इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। आफ्टर द चैप्टर ऑफ द इंट्रोडक्शन यू विल गो फॉर मेथडोलॉजी चैप्टर और मेथड्स, ठीक है। मेथडोलॉजी में फेजेस 2 रिसर्च की आती हैं, एक मेन फेज़ होता है, एक पायलट फेज़। पायलट फेज़ का और मेन फेज़ का मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब ठीक हो गया। अच्छा, जो आप बताते हैं अपना उसका पायलट स्टडी के मेथडोलॉजी, उसमें आप जस्ट बात करते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और आप हाइपोथेसिस बता देते हैं और आपने जो सैंपल पे काम किया है वो एक बड़ा ब्रीफ सा करके बताते हैं। बट जब आप मेन स्टडी के मेथड के लिखने की बारी आती है तो उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट्स में मेंशन होते हैं, आपकी स्टडी के हाइपोथेसिस, ठीक है, वो मेंशन होते हैं, आपकी सैंपल डिटेल मेंशन होती है, आपकी इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल मेंशन होती है। इंस्ट्रूमेंट्स के बाद आप अपना क्या कहते हैं इसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो आपने किया होता है, ठीक है, उसकी डिटेल मेंशन करते हैं, एंड प्रोसीजर, ठीक है। ये सारी डिटेल आपकी मेथडोलॉजी के चैप्टर में आती है। और इसके बाद एक और चीज़ भी है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस, ठीक है, वो भी इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं मेथडोलॉजी के चैप्टर में। आफ्टर दिस कम्स द चैप्टर ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में भी सेम इसी तरह आपने 2 फेजेस को माइंड में रखना है, पायलट फेज एंड योर मेन स्टडी, ठीक है। पायलट का रिजल्ट आप अलग करके मेंशन करेंगे, मेन स्टडी का आप रिजल्ट्स अलग मेंशन करेंगे, बट वो चैप्टर आपका एक ही बनेगा रिजल्ट्स का, ठीक है।
अच्छा, अब रिज़ल्ट्स में आपने जितने आपने एनालिसिस किए हैं, आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो की है, कोरिलेशंस जो फाइंड आउट किए हैं, जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशंस हैं, आप सारी के सारी आप अपने मेथोडोलॉजी के चैप्टर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आफ्टर द चैप्टर ऑफ रिजल्ट्स कम्स द डिस्कशंस। डिस्कशन 4th चैप्टर होगा आपका। डिस्कशन में आप अपनी फाइंडिंग्स, आपके स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं उनको आप लिंक करेंगे ऑलरेडी जो पहले जो रिसर्च हुई हुई है उसके साथ, ठीक है, कि पहले की फाइंडिंग्स और आपके रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। आप उन दोनों को साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे और आप जस्टिफाई करेंगे अपनी फाइंडिंग्स को विद रेफरेंस टू द प्रीवियस फाइंडिंग्स ऑफ एनी प्रीवियस रिसर्च, ठीक है। ये आपका डिस्कशन हो गया। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि आपने अपने रिसर्च को लिखना कैसे है। अच्छा, ये तो बात होगी ना ओवरऑल रिसर्च की। रिसर्च प्रपोजल की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर्स होते हैं। एक हमारे पास चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन का एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों का होता है मेथड्स का, ठीक है। इंट्रोडक्शन सेम उसी तरह से होगा जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें आप लोग फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। जब बात आती है मेथडोलॉजी के चैप्टर की तो उसमें आप जस्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपना हाइपोथेसिस बताएंगे और सैम्पल जो आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं एंड उसके बाद आप प्रपोज्ड एनालिसिस और आप इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल को मेंशन करते हैं, ठीक है। उसमें रिसर्च प्रपोजल में आपका ना रिजल्ट्स का चैप्टर होता है ना डिस्कशन का चैप्टर होता है। अच्छा, ये बात होगी। इसके अलावा हम लोगों ने रिसर्च डिज़ाइंस को भी डिस्कस कर लिया था। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम लोगों ने बात की थी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफ कोर्स दैट बेस्ड ऑन द क्वालिटी, ठीक है, ओपिनियंस, व्यूज़, लोगों के जो आपके पास फीडबैक आता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा पे डिपेंड करती है। अब इनके भी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं। जो आपके पास आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के आगे अगर टाइप्स पे हम लोग बात करें तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो होती है वो ये है कि उसमें आप कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आप बनाते हैं, ठीक है। आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, आप उन ग्रुप्स पे एक पे ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, दूसरे पे नहीं करते हैं। ये आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं। फिर कुछ होती हैं जिनको हम कहते हैं क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ वो होती हैं जिनमें कुछ जो फीचर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के होते हैं और कंप्लीट मतलब एक्सपेरिमेंटल जिनको हम लोग कहते हैं कि नहीं होते। जैसे आपका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है उसमें कंट्रोल एक फैक्टर आता है, ठीक है, रेंडमाइजेशन का फैक्टर आता है, बट आप अपने क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल में रेंडमाइजेशन तो करते हैं बट आपके पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये तो होगी क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल। दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। फिर इसी तरह से कोरिलेशनल रिसर्च जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अपने साइकोलॉजी की फील्ड में टू कंडक्ट द स्टडी। कोरिलेशन में होता है कि हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स का रिलेशन एक दूसरे के साथ स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे लिंक्ड है, क्या रिलेशन है उन दोनों का, ठीक है। तो दिस इज़ योर कोरिलेशनल स्टडी। इसी तरह और भी काफ़ी टाइप्स हैं बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद जो दूसरी हमारी टाइप है रिसर्च की दैट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स आती हैं, लाइक आपके पास ग्राउंडेड थ्योरी आती है, आपके पास नैरेटिव रिसर्च आती है, आपके पास केस स्टडीज़ आती हैं, ठीक है, आपके पास फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च आती है, आपके पास इसी तरह से कुछ और भी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो उन सब का मतलब पर्पस डिफरेंट है बट उनका कॉन्सेप्ट मेन एक ही रहता है, ठीक है। जैसे केस स्टडीज़ तो आप अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग फेमिलियर होंगे इस चीज़ से कि व्हाट इज़ केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडीज़ में ये होता है कि आपका जो पेशेंट है, क्लाइंट है, आप उसके डिसऑर्डर से रेलेवेंट कंप्लीट डिटेल आप अपने स्टडी में मेंशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो होती हैं हमारी फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़, वो एक कोई फिनोमेना, एक इवेंट जो है ना उसको लेके किसी भी पर्सन की लाइफ में हम लोग उसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ टाइप्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अच्छा, तो ये हो गया। इसके अलावा जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको मैं बता देती हूँ कि फ़ॉन्ट्स की बात करते हैं। एपीए का मैंने आपको पहले भी बताया कि एपीए का मैनुअल अवेलेबल है जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर राइटिंग
फॉर योर रिसर्च, ठीक है। तो उसमें आप टाइम्स न्यू रोमन में अपना सारा करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन के अलावा आपका जो मेन हेडिंग, जो फर्स्ट हेडिंग होती है, उसका साइज़ जो होता है डेट इज़ 14 और आपके टेक्स्ट का साइज़ जो है वो 12 होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी, आपका टेक्स्ट जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी आपको चीज़ें बताई हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको करने के बाद समझ आएंगी। और रिसर्च लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। द रीज़न इज़ कि शायद एक प्रॉपर आपके पास कोई मेंटोर नहीं होता, कोई आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाला नहीं होता। बट बिलीव मी, जब आप एक दफ़ा अपना काम स्टार्ट करेंगे रिसर्च पे, या आप एक दफ़ा एक छोटी सी रिसर्च भी कर लेंगे, व्हेन यू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट इट, ठीक है, देन यू विल एंजॉय टू डू द रिसर्च। बिकॉज हम अपने अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें, सो मेन स्कोप रिसर्च का ही है, ठीक है। ओवरऑल जितना भी है वो काम, या आप कह रहे हैं कि प्रेफरेंस जो है वो रिसर्च पर को दी जा रही है, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग प्रोफेशनल, कि हम अपनी फील्ड में न्यू चीज़ों को जो है, या न्यू कॉन्सेप्ट्स या न्यू रिलेशनशिप्स को स्टडी करें, ठीक है। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन आस्क। इंशाल्लाह हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।